कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान सुधा कार्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतियोगियों में विशेष रूप से क्षमता विकास, मार्गदर्शन और मोटिवेशन के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हफ्ते में 2 बार बुधवार और शनिवार के दिन ऑनलाइन लाइव क्लासेस संचालित करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारा ये 12वां दिन है और इस दिन हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है चर्चा का वो है नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इस विषय को हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, वो आपसे चर्चा करेंगे। इनके साथ मॉडरेटर की शक्ल में मैं हूं डॉक्टर हमीद अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज शिक्षा विभाग। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत आपने कई सारे सेशंस पहले भी देखे होंगे। हम आज मूल रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में बात करेंगे। सर, भारत का संविधान प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी जो फंडामेंटल राइट्स पोर्शन है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पोर्शन है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पोर्शन है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे विशेष रूप से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के संदर्भ में। सर, जैसा कि थोड़ा मोड़ा हम जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के संदर्भ में। सर, आप हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिख के हमारे पास भेजे हैं। जो उनका पहला सवाल है वो ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है तथा इनकी सामाजिक समानता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में क्या भूमिका है। संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के प्रोविजंस दे रखे हैं, आर्टिकल 36 to 51। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम चर्चा करने से पहले यदि हम संविधान के प्रियम्बल, हमारी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना और हमारे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को यदि हम एक तरफ से देखें तो उसमें स्पष्ट होता है कि जो हमारे प्रियम्बल के अंदर जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जो बात की गई है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात की गई है और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो हमने पब्लिक वेलफेयर का कंसेप्ट हमने जो ऑप्ट करा, तो उसके अंतर्गत ये नीति निर्देशक तत्व बहुत ही आवश्यक हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमारे संविधान में भाग 3 के अंदर जो मूल अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं और वो राज्य के अगेंस्ट में है, व्यक्ति के अगेंस्ट में है, ग्रुप के अगेंस्ट में है कि यदि उनके फंडामेंटल राइट्स का, कोई नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करता है तो उसको आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनसे रेमेडी प्राप्त कर सकता है। तो वो बाइंडेंसी इफेक्ट है। परंतु भाग 4 में निरूपित किए गए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, आर्टिकल 36 to 51, उसमें वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। तो इसको हम 2 भागों में कह सकते हैं कि न्यायोचित और गैर न्यायोचित। तो गैर न्यायोचित का तात्पर्य ये नहीं है कि साहब ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, जबकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो डिबेट हुई थी उसमें अंबेडकर साहब और नेहरू जी की वक्तव्य को ध्यान रखें तो उसमें साफ आया हुआ है कि एक विकासशीलता को दर्शाता है और दूसरा स्थिरता को दर्शाता है। स्थिरता का शब्द उन्होंने काम में लिया था हमारे फंडामेंटल राइट्स की और विकासशीलता का जो कंसेप्ट लिया था वो लिया था हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के लिए।
तो उसमें ये कहा गया कि देश काल समय और परिस्थिति के संदर्भ में इन तत्वों को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा, और ये लागू करने की जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है, वो राज्य सरकारों की है कि वो अपने सीमित संसाधनों से जनता जनार्दन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक राष्ट्रीय विकास के मामले में वे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करवानी होती है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में कहा जाता है कि साहब ये बंधनकारी नहीं है, जबकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि साहब इतना विकास है वो एकदम से कर दिया जाए। अगर एकदम से कर दिया जाता तो जो नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें अगर कोई बाधित करता तो उन्हें प्राप्त करने के लिए वो न्यायालय की शरण में जा सकते थे। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें निरूपित किया गया, ताकि आने वाले समय में राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट इन इश्यूज को लेकर, तत्वों को लेकर के जनता का वो सारी बेनिफिशियरी प्रोवाइड करवाए जो उन्होंने अपने वादे करे हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है, पुनित कर्तव्य है कि वो अपने सीमित संसाधनों में से उन्हें उपलब्ध करवाए। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ अपने सीमित संसाधनों से अपने दायित्व को, जो मोरल ड्यूटी है, उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में जनता या नागरिक उन्हें परफॉर्म कराने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। यदि आप पहले संशोधन, चौथे संशोधन के अंदर देखें तो कई दफे ऐसे इश्यूज आए कि साहब फंडामेंटल राइट को प्राप्त करने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के तत्वों को प्राप्त करने के लिए, लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर थोड़ा संशोधन करने की बात आई, तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के एलिमेंट्स को लागू करने के लिए आप लागू कर सकते हैं, परंतु किसी भी सूरत में फंडामेंटल राइट को आप डैमेज नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन नहीं कर सकते। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नीति के निर्माण में क्या रोल अदा करते हैं सर? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये राज्यों का पुनित कर्तव्य है, तो पुनित कर्तव्य का मतलब ये नहीं कि ये एक दिखाने के मात्र के लिए ये बनाए गए हैं। इट इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्टेट को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, तो मोटे रूप से विधायिका और कार्यपालिका का ये परम कर्तव्य होता है कि वो जो भी पॉलिसी लाए, उस पॉलिसी में जनता के वेलफेयर के एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी का निरूपण करे और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करे। डिम्पेश सैनी, और वो ये बात कह रहे हैं कि भारत के संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, वो ये जानना चाहते हैं कि ये कहां से लिए गए। देखिए, हमारा जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो संविधान निर्मात्री समिति बनी, उन्होंने कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, और जो हमने स्वतंत्रता से पूर्व जो विभीषिकाएं झेली थी, उन विभीषिकाओं को मद्देनजर रखते हुए अनेकों देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके हमारे देश की व्यवस्था के अनुरूप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। उसमें जी नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया 1937 में, और आयरलैंड ने ये स्पेन से लिया था। जी, इसमें एक बात और आती है कई बार की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो कई सारे सवाल नीति निर्देशक तत्वों के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन संविधान से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो नीति निर्देशक तत्वों के अलावा भी हैं। हमारे एक दर्शक हैं रोहित जांगीर, वो ये पूछ रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, क्योंकि आप विधि के विशेषज्ञ हैं, तो उनको सवाल है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नीति निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त संविधान के किन विषयों का अध्ययन आवश्यक है। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में
चाहे वो यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा हो या हमारे स्टेट की हो या किसी अन्य स्टेट की प्रतियोगी परीक्षा हो, हर लेवल की प्रतियोगी परीक्षा के अंदर विधि का जो पोर्शन होता है, कानून का जो पोर्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन होता है, उसका 100% में से 10 से 15% तक के क्वेश्चंस है वो हमारे कानून या संविधान में से पूछे जाते हैं। उसमें ये जो स्पेसिकली जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हमारे प्रीएम्बल्स है, तो इनमें से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे हमारी स्टेट की एग्जीक्यूटिव हो या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हो, स्टेट की जुडिशरी हो या एपेक्स बॉडी हो, एपेक्स कोर्ट हो, उनके बारे में पूछा जाता है। एक बड़ा नाजुक सा सवाल हमारे एक दर्शक ने किया है, वो है अंकिता जांगिड, और वो कह रही है कि भारत में नीति निर्देशक तत्वों की पालना की जा रही है क्या? बिल्कुल की जा रही है। मैं आज का वर्तमान का उदाहरण दे रहा हूं। आप जांगिड मैडम, आप देखिए कि जिस प्रोग्राम को आप देख रही है, ये प्रोग्राम ही दैट इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके लिए हमारा जो उच्च शिक्षा विभाग है, कॉलेज शिक्षा विभाग है, और कॉलेज शिक्षा विभाग के जो मुखिया हैं, उनकी ये सोच है कि उन्होंने इसे ऑनलाइन ये प्रोग्राम इस प्रकार के चालू किए ताकि प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों तक ये बात जा सके। इसी तरह यदि आप आज अगर किसी मंत्री जी, जैसे हमारे उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जी है, उनका आज एक कोटेशन आया कि मेरा क्षेत्र मेरी जिम्मेदारी। व्हाट इट मीन्स? ये मेरा क्षेत्र मेरी जिम्मेदारी कोई कोटेशन नहीं है। ये मेरा क्षेत्र मेरी जिम्मेदारी ये दर्शाता है कि उस क्षेत्र के विधायक होने के नाते वो अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा कॉलेज शिक्षा प्रशासन अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। सो बोथ एग्जाम्पल आर पार्ट एंड पार्शल ऑफ आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यदि हमारे देश के, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि हमारी कार्यपालिका और हमारी विधायिका, यदि हमारी कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिलकर के, इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक दायित्व है, उनका कर्तव्य है, वो कर्तव्य समझ करके यदि अपने दायित्वों का निर्वहन करे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे स्टेट के 200 विधायक महोदय, हमारे जो पार्लियामेंट के 25 मेंबर्स हैं, इसी तरह हमारे स्टेट के अंदर जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स और उनके सब चेन में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, यदि अपने अपने स्थान पर यदि वो विधि सम्मत तरीके से अगर ये कार्य करते हैं, और जैसा ये आप देख रही हैं जो ज्ञान सुधा प्रोग्राम है, जिसे मैंने कहा है कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये क्या है कि इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के हम अपने अपने स्थान पर जितना जनता जनार्दन का, विद्यार्थियों का, आम जनमानस का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, उनको कुछ नया दे सकते हैं, तो वो हम अपनी ड्यूटी समझ करके दें, जो हमारी मॉरल ड्यूटी है। दैट इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सर, इसी कड़ी में हमारे एक दर्शक ने सवाल ये पूछा है कि जो भारतीय संविधान है, जिसका एक महत्वपूर्ण पहलू है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों तो भारतीय संविधान को समझने के लिए कुछ जरूरी टिप्स हो सर, तो वो प्लीज बताएं सर। देखिए, भारतीय संविधान को समझने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि जो भारत का संविधान है, जैसा है वैसा है, पहली बात। दूसरी बात, विधि के अंदर, विधि का टीचर होने के नाते मैं कह सकता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों या हमारे लॉ के विद्यार्थियों, उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करना चाहिए कि लॉ जैसा है वैसा ही रहेगा, उसे उसी स्वरूप में समझना होगा। जैसा लॉ कहता है, आप अर्थान्वयन अपने हिसाब से नहीं कर सकते। हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जिस चीज को, जिस गोल को, जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका निरूपण किया, उसी के तहत हमारी पार्लियामेंट है वो बिना इसमें छेड़छाड़ किए उसकी स्पीड के तहत कानूनों का निर्माण करती है। तो कानून जिस स्वरूप में पारित किया गया है, उसी स्वरूप में उसे समझा जाए और उसी स्वरूप में उसे इंप्लीमेंट किया जाए, तब जाकर के कानून का सही अर्थान्वयन होगा, अन्यथा नहीं।
ये बात सही है सर, जैसा कानून है, संविधान को बदला नहीं जा सकता, उसको समझना होगा, उसको लागू करना होगा। ये बड़ी क्लियर बात आपने की। हमारे नहीं एक अमित साहब, इसमें एक देखिए, संविधान जो बना था उसमें आर्टिकल 368 के प्रोविजन किए, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के, ये विद्यार्थियों के लिए ये एक बड़ा 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 रोचक प्रश्न होता है कि साहब संशोधन ही ठीक है, देश काल समय और परिस्थिति के संदर्भ में किया जा सकता है, परंतु जो प्रोविजन 368 है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में, वो संशोधन की प्रक्रिया बताते हैं, दैट इज ए प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 इज ए प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। हमारे एक दर्शक सर अभी जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में, रोहित, जिनका प्रश्न ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नीति निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त संविधान के किन विषयों का अध्ययन आवश्यक है सर? संविधान में सबसे पहले आपको प्रियम्बल का अध्ययन आवश्यक है। यदि आप प्रियम्बल को प्रियम्बल के स्वरूप में समझ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि मोटे मोटे तौर पे आप भारत के संविधान को समझने की स्थिति में हो जाते हैं, क्योंकि प्रियम्बल के एक एक शब्द नजीर है, और उसमें समय रहते, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जब हम चर्चा करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, तो इसमें आप देखिए कि हमारे स्टेट को वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हमने ऑप्ट किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। अर्थात हमारे सरकार की, कोई भी सरकार, केंद्र, स्टेट, लोकल सेल्फ, जो भी लॉ बनाएगी, रूल्स बनाएगी, वो लॉ और रूल्स जितने भी बनेंगे वो पब्लिक वेलफेयर के कंसेप्ट में बनेंगे। तो ये पब्लिक वेलफेयर का कंसेप्ट का होना हर रूल के अंदर आवश्यक है, अन्यथा उस रूल की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें फंडामेंटल राइट्स को देखना होगा। अगर आप संविधान को देखें तो जैसा पहले मैंने बताया, प्रियम्बल देखिए, उसके बाद में आर्टिकल 5 से लगा करके 11 तक सिटीजन्स का चैप्टर आया हुआ है, कंसेप्ट आया हुआ है। उसमें सिटीजन के कंसेप्ट में तो सबसे पहले संविधान को पढ़ने के लिए आपको इसे पार्ट में बांटना होगा कि पार्ट फर्स्ट क्या है, पार्ट सेकंड क्या है, पार्ट थर्ड क्या है, पार्ट फोर्थ क्या है। उस पार्ट के अंदर आर्टिकल दिए हुए हैं। जैसे मैंने अभी सिटीजन की बात करी, तो आर्टिकल 6 से लगा करके 11 तक सिटीजन की प्रोविजंस किए गए हैं कि भारत का सिटीजन कौन होगा, कैसे होगा, कब होगा, किन किन परिस्थितियों में होगा। इसके बाद में आर्टिकल 12 से लगा करके 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। उसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है, स्टेट की बॉडीज को डिफाइन किया गया है, और उसके बाद में हमारे नागरिक और अनागरिकों के जो मूल अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उन्हें कोई छीन नहीं सकता, वो एक स्थायी है। तो वो प्रोविजन उसमें किए गए हैं, तो उनको फंडामेंटल राइट को पढ़िए। परंतु पार्ट 4 में आप जाएंगे तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में आर्टिकल 36 to 51 में, मैं इसके आगे और जाऊंगा, पार्ट 4A में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने हमारे भारतीय नागरिकों पे फंडामेंटल ड्यूटी निरूपित की गई है, संवैधानिक कर्तव्य निरूपित किए गए हैं। हालांकि वो उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, परंतु बीइंग एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते प्रत्येक नागरिक को उन मूल कर्तव्यों का पालन करना होगा। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, सब लोग अपने अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, स्टेट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। आज जैसे मैंने अभी कोट किया कि हमारे मंत्री जी का वो स्लोगन कि मेरा क्षेत्र मेरी जिम्मेदारी, कौन बोलता है, कौन कहता है कि ये दिस माय लाइबिलिटी? आज कोर्ट के अंदर इतने करोड़ों की संख्या में केसेस हैं, सारे अपने राइट्स को लेकर के हैं। कोई ये कहता है कि साहब मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, पनिश मी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटी निरूपित की गई है उसका औचित्य है, फर्स्ट वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटी। पहले हम अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन करें, पालन करें, चल के दिखाएं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम अपने मूल कर्तव्यों पे चलते हैं तो हमें फंडामेंटल राइट्स को मांग करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ये बात सही है सर, ये बड़ी विडंबना है कि हम कर्तव्यों की बात तो करते नहीं है और अपने अधिकारों के लिए
जिद्दोजहद की बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये हमारा अधिकार है और ये सही है कि अगर हम अपने कर्तव्यों की पालना करें जैसा हमसे कहा गया है, जैसा हमसे चाहा गया है, तो शायद हम अधिकारों की दुहाई देने की कहीं कोई बात ही नहीं आएगी। हमारा संविधान अपने आप में बड़ा परिपक्व संविधान है। हर एक पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है उसका भी ध्यान रखा गया है, उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए। मैं सर इस बीच में अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, ये हमारा जो ज्ञान सुधा कार्यक्रम है, ये लाइव सेशंस के अलावा भी ये रिकॉर्डेड है। सारे जितने भी सेशंस होते हैं वो सब रिकॉर्ड में रहते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब जो हमारा चैनल है उस पर जाकर ये तमाम सारे प्रोग्राम जो इस पे प्रसारित किए जा रहे हैं आप वहाँ भी देख सकते हैं, इस लाइव सेशन के बाद भी देख सकते हैं और ये हमेशा उस पर आपको मिलेंगे और आपके लिए बड़े उपयोगी सेशंस और भी दूसरे हैं और आने वाले दिनों में भी ये हर बुधवार और हर शनिवार को ये कंटिन्यू रहेंगे। आप सब इससे जुड़े रहिए। सर हमारे एक और दर्शक हैं अभी जुड़ी हुई हैं जो इसमें लाइव सेशन में, हर्षा जायसवाल। हालांकि आपने उनके प्रश्न का कुछ उत्तर दे दिया था पहले ही अपने बात में, पर मैं चाहूँगा संक्षिप्त में एक बार उसे और आप बता दें। इन्होंने ये पूछा है सर कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो मौलिक अधिकारों से किस रूप में भिन्न है? देखिए, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से सिर्फ ये है कि मौलिक फंडामेंटल राइट्स को पाने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपके मूल अधिकारों में कोई वायलेशन करता है प्राप्त करने में, या छीनता है या रोकता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। परंतु नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये गैर न्यायोचित है। इट इज द, मैं पहले ही कह चुका हूं, इट इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक इसी तरह कि जैसे बैंक ने एक चेक जारी किया, तो वो चेक का जो है आगे का प्रोसेस वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि बैंक के संसाधन कितने हैं। दूसरा कि जैसे चुनाव होते हैं तो चुनाव के अंदर हर पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करता है और चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद में ये कहते हैं कि हमने ये हम काम करेंगे। तो ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक दायित्व होता है, पुनीत कर्तव्य होता है कि जो उन्होंने जनता से विकास के वादे करे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया हुआ है, आर्टिकल 37 में साफ है कि जो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास की जो बात कही गई है उसको करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो आने वाले आगामी चुनाव में जनता जो है वो उस इश्यू पे मैंडेट करेगी कि इन्होंने लोक लुभावने वादे करे थे और उन वादों पे वो खरे नहीं उतरे। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। नो डाउट एक में बाइंडिंग इफेक्ट है, उन्हें बाध्यता के साथ लागू करवाया जा सकता है, जबकि दूसरे के अंदर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, वो पुनीत कर्तव्य है। तो पुनीत कर्तव्य का मतलब ये नहीं कि केवल एक स्लोगन के रूप में लिख दिए गए, वो करना पड़ेगा। एक मॉरल ड्यूटी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दायित्व है। ये बात सही है सर, जाहिर एक मॉरल ड्यूटी के नाते ही किसी तरह की कानूनी बाध्यता उस पर लागू नहीं होती। अगर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करता है तो ठीक है। जैसे आपने बात की जो मैनिफेस्टोज पार्टी जारी करती हैं और उसका जाहिर है 100% उसका पालन भी नहीं करती, लेकिन उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता ये कर सकती है कि अगला जो उनका मैंडेट है उसके द्वारा उनको जो कुछ भी सत्ता परिवर्तन की शक्ल में पनिशमेंट देना चाहे तो वो दे सकती है। सर एक चीज और पूछिए, हमारे एक और दर्शक जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में, भरत सोनी। उनका प्रश्न है कि विधि विषय के साथ किन क्षेत्रों में करियर की संभावनाएं हैं, यानी अगर उनका पास लॉ सब्जेक्ट है तो कौन कौन से करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं लॉ सब्जेक्ट के साथ जिसे वो आगे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? देखिए, विधि स्नातक उपाधि अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है। विधि स्नातक, LLB 3 ईयर और 5 ईयर जो भी है, तो विधि का स्नातक, विधि लॉ ग्रेजुएट। लॉ ग्रेजुएट को आगे बढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक जा सकते हैं वो। मैं इसको स्टेप में बता देता हूं कि एक लॉ का डिग्री लेने के बाद में अगर वो LLM करते हैं, PhD करते हैं, नेट आप करते हैं, तो वो सहाचार्य बन सकते हैं। LLB करने के बाद में वो अपना एडवोकेट के रूप में पंजीकृत करके और वो अपना एडवोकेसी का प्रोफेशन चालू कर सकते हैं। LLB के बाद में ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमारे स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर जो है वो
कई तरह की पद आते हैं, उसमें वो अप्लाई करके रिटन एग्जाम होता है, उसमें वो जा सकते हैं। लीगल के अंदर जो JLO जैसे जूनियर लीगल ऑफिसर, इसी तरह कोर्ट साइड में देखिए आप कि आप APP बन सकते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ सकते हैं, वो भी RPSC के द्वारा होता है। इसी तरह हर विभाग के अंदर एक LA का पद होता है, लीगल असिस्टेंट एडवाइजर का पद होता है। इसी तरह बैंकों के अंदर लीगल डिप्टी लीगल मैनेजर का पद होता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है, कंपनी है, ये जितने भी इंडस्ट्री है उनके अंदर है। तो लॉ का तो बहुत वास्ट फील्ड है कि जिसमें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से या LLB करने के बाद में आप जा सकते हैं, RJS का एग्जाम दे सकते हैं, जुडिशरी के अंदर आ सकते हैं आप, तो बहुत सारा है इसमें। मैं समझता हूं कि भरत सोनी जी आपकी बात से मुत्तफिक होंगे, आपकी बात से सहमत होंगे कि अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट का ज्ञान आप में है, तो आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। शायद देश का कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां लीगल एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ती हो, या जुडिशरी अपने आप में एक बड़ा महकमा है, पूरा एक बड़ा कैनवास है जिसमें आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। और जैसा आपने फरमाया सर कि सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस तक आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पहुंच सकते शर्त हैं। यह है कि अल्लामा इकबाल का वो शेर है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने आप में एक्सेलेंस पैदा कीजिए, निश्चित रूप से करियर आपके सामने हाथ फैलाए खड़े हुए हैं और आपको रिसीव करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, आपका इस्तकबाल करने के लिए चारों तरफ है। अपने आप में एक्सेलेंस पैदा करने की ज़रूरत होगी। आखिर में मैं सर एक बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि ये हमारा जो ज्ञान दूत कार्यक्रम, ज्ञान सुधा कार्यक्रम है, ये मूल रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। प्रतियोगिता तमाम तरह की है इस देश में, चाहे वो UPSC स्तर की हो, PSC स्तर की हो, और तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। उनमें ये तमाम सारे हमारे आज खासतौर से जो युवा जुड़े हुए हैं, वो उनमें से उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं जो दिन रात एक किए रहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें कोई सही मार्गदर्शन मिल जाए जिससे अपने करियर को एक्सेल कर सकें, लॉन्च कर सकें, या अपनी सफलता की जो सीढ़ी है उस पर चढ़ सके और मंजिल तक पहुंच सके। इसी संदर्भ में सर, हम सारे दर्शक जितने भी हमारे हैं, कई सारे लोगों के ये प्रश्न है, उनको मैं कॉमन करके आपके सामने रखना चाहूँगा सर। दर्शक ये चाह रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए हमारे दर्शकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? दर्शकों के लिए सुझाव, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठ रहे हैं और लॉ सब्जेक्ट लेकर के बैठ रहे हैं या लॉ के पोर्शन की बात करें, तो उनके लिए है कि लॉ जैसा है उसे उसी स्वरूप में समझें। पहली बात, जो लिखा हुआ है संविधान में, जो लिखा हुआ है उसे, क्योंकि हमारे देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, संविधान सर्वोपरि है, सारा सिस्टम हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से बढ़ के कोई नहीं है। तो संविधान निर्माताओं ने जिस चीज की ओर इंगित किया है उसे उसी स्वरूप में समझें। सबसे बड़ी बात यह कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसका मर्म क्या है, उस मर्म को समझें और उसके अनुरूप चलें। ये बहुत ही आवश्यक है। उसका इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से नहीं करें। दूसरा, लॉ जो है कई दफा इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आवश्यक है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो किसी पर्टिकुलर इश्यू पे जो नवीनतम अथॉरिटी आती है, उस नवीनतम अथॉरिटी को कोट करें। जो सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी IPC सेक्शन 377 पे एक नई अथॉरिटी आई है, उनको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड करा है, तो जब सेक्शन बना उस समय क्या स्थिति थी और उससे बनते बनते आज वर्तमान में क्या स्थिति तक आ गया है, तो ये परिपक्व ज्ञान हमें होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि उन बच्चों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए वो पूरा अपडेशन होगा और उन्हें जरूर निश्चित और निसंदेह रूप से सफलता मिलेगी यदि वो लॉ को समझ करके प्रारंभ से लेके वर्तमान तक की अथॉरिटी को समझें, एकाग्र करें, एक रूप करें और अपने 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 इंटरप्रिटेशन के अंदर उस चीज को बताएं, तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। सर, आपने बहुत ही विस्तृत रूप से आज का जो विषय था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके कॉन्सेप्ट को समझाया हमारे दर्शकों को और उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात की
कि जितनी भी हमारे राज्य है, नेशन स्टेट है, वो चाहे जिस लेवल की अथॉरिटी हो, जब कभी भी उनकी नीति, उनके द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज़रूर कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से कल्याणकारी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वेलफेयर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब वो चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, किसी तरह की कोई पॉलिसीज हो, तो इस पे आपने बहुत विस्तृत रूप से प्रकाश डाला सर। साथ में हमारे दर्शकों को आपने कंपटीशन के लिहाज से ये बात बताई कि अगर कंपटीशन में हमसे ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो उसको ही बहुत ही आपने क्लियर किया, हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ जो लॉ जैसा सब्जेक्ट जो अपने आप में बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है और ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ज्ञान होने के बाद जाहिर है आप कहीं कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, उसके लिए आपने हमारे दर्शकों को ये कहा कि इसमें अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे करियर हैं, आप अपने आप को कई सारी फील्ड में लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये हमारा सेशन बहुत ही हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा और मैं अपने दर्शकों से ये चाहूँगा कि आने वाले जो हमारे कार्यक्रम हर बुधवार और शनिवार को होंगे, उसमें भी आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी और हमारे माननीय एक्सपर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद।